नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु में बारिश का कहर, चेन्नई एयरपोर्ट बंद, हजारों लोग फंसे, कई ट्रेनें रद्द। राहत में जुटी सेना, अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। संसद में तमिलनाडु के हालात पर चर्चा, डीएमके ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सांसदों का आपदा प्रबंधन मजबूती पर जोर। गुजरात में सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी को बढ़त, 31 जिला पंचायतों में से 18 पर कांग्रेस का कब्जा। अहमदाबाद नगर निगम पर बीजेपी का परचम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अदालत ने कहा रिहाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास। विदेश मंत्री से मिले नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा, जरूरी सामान आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध। भारत ने दी शांति बहाली के लिए मधेशियों से बातचीत की सलाह। और आइए देखते हैं पहली खबर। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में फिर से जनाधार हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपना दबदबा कायम रखा। कांग्रेस को 31 जिला पंचायतों में से 18 पर जीत हासिल हुई है। वहीं 230 तालुका पंचायतों की 4778 सीटों में से कांग्रेस 2204 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 1798 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी साख बना रखी है। बीजेपी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और वडोदरा समेत सभी 6 नगर निगमों पर आगे है। इन 6 स्थानों के अलावा बीजेपी दूसरे शहरों में भी दबदबा कायम रखने में सफल रही है। अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की मौजूदा मेयर मीनाक्षी पटेल चुनाव जीत गई हैं। 6 મહાનગરોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે। 100% પરિણામ સાથે આપણા કાર્યકર્તાઓએ જીત હાંસલ કરી છે। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय है, ये जोधपुर की जनता का विजय है, ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है, ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। हालांकि ग्रामीण इलाके में बीजेपी का दबदबा टूटता दिख रहा है। जिला पंचायतों में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा था। राज्य में 6 नगर निगमों के लिए 26 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि 31 जिला पंचायतों, 230 तालुका पंचायतों और 56 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 29 नवंबर को हुआ था। 6 नगर निगमों में जहां 45% मत पड़े, वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुजरात से आ रहे इन चुनावी रुझानों और नतीजों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद मसूदन मिस्त्री जुड़ रहे हैं। मसूदन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो मैं इन नतीजों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ अगर ग्रामीण अंचल में देखें, जो कि जिला पंचायत या फिर तालुका में, वहाँ पर आपको ज़रूर बढ़त हासिल है, लेकिन शहरी इलाकों में एक बार फिर मैं कहूँ नगर निगमों पर बीजेपी ने वापसी की, यानी कि कब्जा बरकरार रखा है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ तक शहरी इलाकों में भी हमारा जो जनमत है वो बढ़ा है, सीटें भी बढ़े हैं। लेकिन पूरे ग्रामीण इलाकों में जहाँ से और मेजर पॉपुलेशन रहती है गुजरात की, उसके अंदर है तो कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा जो परफॉर्मेंस किया, इतना ही नहीं लेकिन उन पे कब्जा करने के अंदर कामयाब रही है। जैसे मैं आपको बताऊं तो साबरकांठा के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 36 में से 29 सीट कांग्रेस जिला परिषद की जीती है। और इसी तरह है तो ब्लॉक जिसको हम तहसील पंचायत बोलते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी उसका है तो परफॉर्मेंस रहा है। अरावली जिले के अंदर 30 में से 21 है तो जिला परिषदें
जीती है। और बड़ौदा के अंदर बड़ौदा शहर अगर जो महानगर पालिका बीजेपी के पास गई है तो रूरल एरिया की जो जिला परिषद है वो कांग्रेस के पास में आई है। ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर कांग्रेस कभी नहीं थी, जिसमें महसाना है, नॉर्थ गुजरात के अंदर जहां पर कांग्रेस का कभी वो नहीं था, वहां पर कांग्रेस को लोगों ने है तो चुना है। मैं गुजरात की प्रजा को धन्यवाद देता हूं, गांव की प्रजा को भी धन्यवाद देता हूं। और लेकिन मनसूरन कांग्रेस साहब, शहरों के अंदर 6 नगर अपना है निगम तो उनमें से एक पर वापसी भी के आप लिए जी कब्जा नहीं कर पाए। आपको नहीं जी लगता कि पिछली बार भी यही हालत थी? कमोवेश वोट शेयर जरूर हो सकता है बढ़ा हो, मेरे पास भी डिटेल आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 5 साल के बाद एक बार फिर से तस्वीर वही है। क्या कांग्रेस जो कह रही थी, यानी कि जितनी मजबूत दिख रही थी, उतनी नतीजों में क्यों नहीं दिख रही? नहीं नहीं, आप सिर्फ है ना अर्बन वोटर को ही कंसीडर कर रहे हो। 6 महानगर पालिका की जो सीटें हैं उसके अंदर कांग्रेस नहीं आई, लेकिन इसके साथ के अंदर जितनी भी जिला परिषद है 28 या 30, उसमें सबसे से ज्यादा जिला परिषद कांग्रेस के पास में आई। उसको भी तो इतना ही हाईलाइट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि महानगर पालिका में अगर जो आप जो है तो आते हो, इसकी वजह से पूरा गुजरात आपने सर कर लिया या पूरा गुजरात आपके कंट्रोल में, ऐसा उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी कहा जाए कि कांग्रेस बराबर की हालांकि टक्कर दे जिला रही है। परिषद और जो तहसील पंचायत है वो किल है, मैं बोला उससे ज्यादा दे रही है। उसका जो हमारे जो इतना है कि महानगर पालिका के अंदर भी परफॉर्मेंस है तो कांग्रेस का खराब नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और क्या मनसूर साहब, जो गई बार जिला परिषद जी जो रूरल इलाका है, जो देहात का इलाका है, वहां पर क्या पाटीदार आंदोलन ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर न सिर्फ कम किया बल्कि उसका सीधा फायदा आपकी पार्टी को मिला? देखो, नॉर्थ गुजरात के अंदर ये बिल्कुल सही है, उसमें मैं है तो है उस पर करूंगा। लेकिन बहुत सी चीजों की फैक्टर है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक बार गुजरात में से जब बाहर आए तो ज्यादा एक्सपोज हुए, क्योंकि गुजरात के अंदर उनका जो एक छोटा सा स्टेट है, उस छोटे से स्टेट के अंदर सब कुछ चलता था। बाहर जब नेशनल फलक के ऊपर आते हैं तो आदमी की स्क्रूटिनी और भी है तो कड़क होती है, और उसके अंदर वो है तो पास नहीं हुए। दिल्ली का चुनाव, बिहार के चुनाव की असर थी, उसका हम मना नहीं करेंगे। प्राइसेस आप देख लीजिए, रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, दाल और इसकी सबकी कीमतें जो बढ़ी, उसकी असर तो गुजरात में भी हुई है और वो रिफ्लेक्ट हुआ है उसके अंदर, उसमें से ऐसा मैं कहूंगा। तमाम और नेशनल फैक्टर, महंगाई भी वहां के नतीजों में जो एक बड़ा रोल रहा है, बड़ा फैक्टर रहा है। बहुत सारी चीजें, यस, मैं बता रहा हूं आपको कि बीजेपी इज गेटिंग एक्सपोज। इज द फर्स्ट टाइम जब नेशनल फलक के ऊपर कोई आदमी आता है तो उसकी स्क्रूटिनी बहुत होती है। वो शायद एक स्टेट के अंदर जब कोई राज करते हैं तो नहीं होती है इतनी। तो आज पता चल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे वाकई में वो नहीं हुआ। गुजरात के अन्याय की बात है तो गुजरात की सरकार हमेशा यूपीए की सरकार थी तब करती रहती थी। अब वही सवाल आज के उतने वैसे ही पड़े, उसको क्यों गुजरात की सरकार नहीं ले रही है? राज्यसभा के एमपीओ की लोग है तो लोकसभा के एमपीओ की कोई मीटिंग करके नहीं कह रहा है गुजरात की सरकार कि गुजरात के इतने इतने सवाल बाकी है। तो ये सब चीजें सामने आती हैं लोगों। इन नतीजों में क्या बड़ी भूमिका बीजेपी की उन कामों की है जिसके चलते, यानी कि महंगाई या दूसरे फैक्टर, या फिर आपकी पार्टी का कोई एक ऐसा सोच या फिर कोई एक ऐसी लीडरशिप आपको दिखती है स्टेट में जिसके चलते ये जो वोट संख्या बढ़ रही है वो, और साथ ही साथ जो एक इलाका, मैं कहूं कि एक दायरा आपने बढ़ाया है, उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट है? देखो, वैसे तो जिला परिषद के चुनाव के अंदर जो है तो डिमार्केशन हुआ है तो सरकार ने, उसने अपने को फायदा हो इस हिसाब से उसने करवाया था, और यही केस शहरों के अंदर हुआ। लेकिन दिस इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेशनल लेवल के ऊपर बीजेपी का परफॉर्मेंस, स्टेट लेवल के ऊपर से है तो उसका परफॉर्मेंस, लोगों की एक तरफ की जो उनके तरफ की जिसको निराशा जो व्यक्त करते हैं कि भाई लोकशाही के अंदर अपना ओपिनियन आप वोट से ही देंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे, वो हकीकत से सब सामने आई। आप एनआरईजी का काम ले लीजिए, बिल्कुल चला गया। आप है तो आरटीआई की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं।
अनएम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट, 10-10 लाख लोग बेकार है, 1,32,000 करोड़ रुपए का है तो वो लाने वाले थे इंडस्ट्रीज के लिए वो सब। आई मीन वेयर आर दोज थिंग्स हियर? I mean, if you look at it, कारखाने जितने बने हुए मीडियम और साइज के, the employment is increasing. So every is a cumulative effect of everything. जितनी भी जो चीजें हुई वो सबका एक नतीजा है, तो आज इसमें आता दिखाई दे रहा। चलिए, यानी आने उम्मीद वाले चुनाव यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो आगे आएंगे, बड़े चुनाव में इन्हें कह सकता हूं, वहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आधार मिला है आप इसका फायदा उठाएंगे, इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये हमारी थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन में की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। राजनीतिक पार्टियों ने रखे अपने विचार। बाबा साहेब अंबेडकर की सराहना। देश के मौजूदा हालात पर उठे सवाल। देखिए विशेष संविधान पर चर्चा, शाम 7:30 बजे। भारी बारिश से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रिहायशी इलाकों में लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, तो चेन्नई एयरपोर्ट से कल सुबह तक के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर फंसे 1500 यात्री समेत करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास हो रहे हैं। 23 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश के बाद पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे ज़्यादा असर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कडलूर में देखा जा रहा है। राज्य के कई तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। चेन्नई और कई जिलों के बीच रेल और सड़क संपर्क कट गया है। चेन्नई की 50 लाख की आबादी बाढ़ जैसे हालात में रहने को मजबूर है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर जाने से गुरुवार सुबह तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने 23 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 11 के रूट में बदलाव किया है। If we compare last week, it is so much rain then here comes so much flood comes there. Every house is gone in the water. सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और उसके बावजूद अब क्या है, ये कल सुबह की या उसके बाद की फ्लाइट के टिकट ले रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से उस पर पानी भरा हुआ है और जिसके कारण लगभग 700 यात्री पैसेंजर्स अंदर हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको पूरी तरह से सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उनकी की जाए। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 36 रिलीफ सेंटर बनाए हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहाँ ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लगातार बारिश की आशंका जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बारिश की बड़ी वजह है। ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। खास तौर से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। बीते 48 घंटे में पुडुचेरी में करीब 37 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के मसले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। सांसदों ने मुश्किल के इस वक्त में केंद्र सरकार से पीड़ित राज्यों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की। डीएम के सांसद कनिमोई ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की। राज्यसभा चर्चा की शुरुआत डीएम के सांसद कनिमोजी ने की। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीने से जारी बारिश की वजह से तमिलनाडु की स्थिति बदतर हो गई है।
उन्होंने सभी दलों से राजनीति से परे जाकर राज्य में राहत और पुनर्वास में मदद की अपील की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। MP lads have to be will be given as by all the MPs. I think this has to be declared as a national disaster, and all relief, rescue and rehabilitation measures should be taken at the earliest. The state government's initial announcement of 500 crores towards relief and rehabilitation has not been sufficient, looking at the damages that have been caused by the recent floods. It has to be brought into the Tamil Nadu and see that the people are rehabilitated. And also the infrastructure have to be immediately brought back properly. You know very well that the military is very much equipped to put the temporary bridges. सांसदों ने भारी बारिश समेत तमाम आपदाओं से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन को ज्यादा मजबूत बनाने का सुझाव दिया। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए कि कोई भी देश का जिला उन संसाधनों से वंचित नहीं होना चाहिए जो मदद के काम के लिए आवश्यक होते हैं। Central government, being the government of the entire country, must share the responsibility with the respective state governments. That is where we request the central government must be liberal and realistic to extend its financial support to the state governments. केंद्र सरकार ने पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। Army has been thrust into service, Navy has been thrust into service. The Chief Minister, Prime Minister today morning, Finance Minister, Defence Minister, Home Minister, myself, we had a preliminary discussion also. If any well-meaning suggestions are given by the people who are well-versed with that situation for the short term and for long term, they can be conveyed to the people who are dealing with that situation. केंद्र सरकार पहले ही राज्य के लिए 939 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुकी है। हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8500 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए तत्काल 2000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की थी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त वहाँ पर क्या ताज़ा हालात हैं इसके बारे में और बातचीत करने के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रही जयश्री। जयश्री, पूरे अगर ओवरऑल स्टेट की मैं बात करूँ, किस तरह की खबरें मिल रही हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं वो किस लेवल पर है और कहाँ या कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं? अभी स्थिति का ये कहना है कि कोई ये नहीं जान पा रहा है या कोई ये नहीं निर्णय ले पा रहा है कि क्या करें इस तरह की स्थिति में, क्योंकि ये तकरीबन 100 साल के बाद इतना बुरा हालत हुआ है राज्य का भी और चेन्नई का भी, और पूरा जो कोस्टल जो इलाका है उसमें लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। और मतलब एजेंसी जो है और राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन अब सब चीज़ हद से ज़्यादा जब हो जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करें और किस तरह के मेजर्स ले लें। तो अभी स्थिति खराब है ही, और फिक्र की बात यह है कि अभी बताया जा रहा है कि एक दिन और के लिए ऐसे ही बरसात होगी और 2 दिन बाद फिर से एक और डिप्रेशन होने की संभावना है। तो लोग काफ़ी घबरे हुए हैं ये सोचते हुए कि अगर और भी ज़्यादा बारिश हुई तो क्या करेंगे। जी, और इसके अलावा जयश्री, जिस तरीके से खबर मिली कि कांचीपुरम में जो चेम्बरकम डैम है उसको भी खोल दिया गया क्योंकि उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका पानी अब शहर में घुस चुका है, यानी कि हालात बद से बदतर। हाँ जी, हालांकि चेन्नई के लिए पानी तो मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हर चीज़ मतलब हर शहर के लिए तो है ही। इस बार क्या हुआ है कि बारिश इतनी तेज़ी से हुई है कि जो इतने सालों तक नहीं हुआ है, कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पानी भर गया है सारे जगहों में, और जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको ज़बरदस्ती खोल देना पड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके तोड़ने की भी घबराहट थी। इसका 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले 3 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस सारे बंद हुए हैं, और मतलब आम जो स्थिति है जो लगभग स्तंभित कर दी गई है पिछले इतने दिनों से। और अभी ये एक दिन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो तो बिल्कुल वो तो ब्रेकिंग पॉइंट हुआ है इसका। शुक्रिया जयश्री वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए। और इस मसले को लेकर लोकसभा में आज तमाम दलों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और इस आपदा के चलते राहत और बचाव के कामों के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की।
तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी कई सदस्यों ने मांग रखी। लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से पैदा हुए बाढ़ के हालात पर चिंता जाहिर की गई। AIADMK के सदस्यों ने केंद्र सरकार से NDRF फंड से आर्थिक मदद की मांग की। Release immediately the entire demanded amount of rupees 8,480.93 crore from the National Disaster Response Fund for flood damages suffered by the state of Tamil Nadu. I would like to state that the timely release of adequate funds by the union government will help Tamil Nadu to undertake temporary and permanent restoration of infrastructure and other utilities on war footing basis. तमाम दूसरे दलों के सदस्यों ने भी तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। Government of India should rise to the occasion with all sorts of assistance, should discuss with the chief ministers of the state in a broad way, and the central team who go to visit and to assess the situation, their decision not has to be taken as granted, that what they are making for recommendations, that is going to be accepted. When the situation is so grievous and serious, Home Minister should have taken at least one trip. It is not far off. See, in helicopter views, like Jammu and Kashmir, they took. Like that, Prime Minister and Home Minister could have gone 2-3 hours and come back. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। We are very deeply concerned with whatever is happening in Chennai, and we are certainly, everyone is aware, the Prime Minister is keeping a tab on what is happening in Chennai, the Home Minister is keeping a tab, and the whole government is aware, and they are in constant touch with the State Chief Minister and the administration. लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को तमिलनाडु की बाढ़ के बारे में तमाम जानकारियों के साथ बयान देंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि ऐसे मामलों में राज्यों को माफी का अधिकार नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जिन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत मुकदमा चला है, उसमें केंद्र ही माफी पर आखिरी फैसला कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार सजा काट रहे दोषियों को रिहा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को माफी देने का अधिकार है, लेकिन वो इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं कर सकते। रेमिशन के जो ये कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान सरकार का जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से ही होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में केंद्रीय कानूनों के तहत मुकदमा चला हो और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की हो, उनमें राज्य सरकारें दोषियों की सजा केंद्र सरकार से परामर्श किए बगैर माफ नहीं कर सकती। Part of the problem is this stupid resolution passed in the Tamil Nadu Assembly, brainless one, which is also anti-national, where they said that the killers of Rajiv Gandhi should be let free because of Tamil sentiment. इससे जघन्य तो शायद ही कोई अपराध हो पाता हो। वैसे हर अपराध, हर मर्डर जो है बहुत ही जघन्य है, लेकिन ये तो एक देश की छाती पर एक तरीके से प्रहार था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 फरवरी को राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों मुरुगन, संतन और अरिवु को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों से पैदा संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। भारत के साथ रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने उप प्रधानमंत्री कमल थापा को दिल्ली भेजा है। कमल थापा ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुषमा स्वराज ने नेपाल की किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया। उन्होंने शांति बहाली के लिए मधेशियों के साथ राजनीतिक समाधान ढूंढने की बात कही। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत से पहले की तरह नेपाल में आवश्यक सामग्रियां भेजने का अनुरोध किया है। रूस के लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद रूस और तुर्की में बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। रूसी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव पारित कर जनवरी से तुर्की को खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों सरकारों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी ठप करने का फैसला लिया है, जिसके चलते
तुर्की से रूस की सीमा में 2000 से अधिक ट्रकों को घुसने की अनुमति नहीं होगी। दोनों देशों के बीच हवाई सेवाएं भी खत्म हो गई हैं। बताया जाता है कि यह फैसला राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी मात्रा में निकाला जाने वाला तेल जिसका नियंत्रण IS के हाथों में है उसे तुर्की भेजा जाता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।